हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस डेटा के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेते हैं, या मैं दूसरे वर्ड्स में कहूँ वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। तो एज ए डेटा एनालिस्ट हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मल्टीपल डेटा एनालिसिस टेक्निक्स को लर्न करें, सीखें, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में सपोर्ट कर सकें। तो माई सीक्वल के अंदर मल्टीपल विंडो फंक्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम एडवांस डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं ऐसे ही एक विंडो फंक्शन, लीड विंडो फंक्शन की बात करूंगा, जिसकी हेल्प से हम डेटा एनालिटिक्स करेंगे। हम मल्टीपल यूज केसेस को देखेंगे, बेसिक और एडवांस इंटरव्यू सिनेरियोज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब रहने वाला है आज की वीडियो में। तो एक बार चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब सबसे पहले देखते हैं हमारा लीड फंक्शन जो होता है वो करता क्या है। ये जो हमारा लीड विंडो फंक्शन है ये करता क्या है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम रो दैट फॉलोज द करंट रो। कहने का मतलब है जब भी हमें सब्सिक्वेंट रोज की वैल्यूज चाहिए होंगी करंट रो में। एक बात समझने वाली है, करंट रो में अगर हमें सब्सिक्वेंट रो की, करंट रो के अंदर अगर हमें सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू भी यहाँ पे चाहिए होगी तो हम यूज करते हैं अपना लीड फंक्शन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बहुत ही इजी टर्म्स में। तो लेट सपोज हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ए थी और हमारे पास डेटा था जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से डेटा था। और यहाँ पे हमारे पास कुछ सेल्स की बनती हर मंथ की। तो लेट सपोज 1000, 2000 एंड 3000, इस तरीके से मेरे पास सेल्स थी तीनों मंथ्स की। तो अगर मैं लीड विंडो फंक्शन अप्लाई करूंगा, मैंने जैसे बताया कि करंट रो के अंदर ये सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू दे देता है। तो अगर नॉर्मल मैं लीड विंडो फंक्शन को अप्लाई करूंगा तो होगा क्या, मेरी नेक्स्ट मंथ की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फेब की वैल्यू है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी $2000 जो है। और सिमिलरली जो 3000 है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। और जो फाइनली मार्च की वैल्यू है वहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद मेरी कोई सब्सिक्वेंट रो नहीं है, इसलिए ये 3000 के बाद नल कर देगा। तो इस तरीके से बेसिक फंक्शनिंग होती है हमारी लीड विंडो फंक्शन की। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो करंट रो के अंदर ये सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर देता है, बेसिकली पुट कर देता है। तो अगर इसके हम एक बार यहाँ पे सिंटेक्स को देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सप्रेशन है। तो लीड विंडो फंक्शन के हम अंदर हमें सबसे पहले कॉलम को देते हैं जिसके अगेंस्ट हमें लीड विंडो फंक्शन को अप्लाई करना है। देन हमारी आती है ऑफसेट। तो ऑफसेट का मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमें नेक्स्ट रो की वैल्यू चाहिए, या नेक्स्ट 2 रोज छोड़ के जो वैल्यू है उसको चाहिए, 3 रोज छोड़कर जो वैल्यू है उसको चाहिए। तो कितनी रोज को हमें छोड़कर वैल्यू हमें चाहिए, नेक्स्ट कितनी रोज बाद हमें वैल्यू रिफ्लेक्ट करानी है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे जैसे सेल्स था तो मैंने लीड के अंदर यहाँ सेल्स लिख लिया और वैल्यू लिख दी 2। अब होगा क्या फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, 1000 के करस ये जो हमारा जनवरी मंथ है इसको 2 के बाद, यानी ये एंड ये, इसके ये वैल्यू जो 3000 होगी उसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर देगा। एंड करस्पॉन्डिंग टू 2000 3000 ये क्या करेगा, नल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। इस तरीके से ये काम करेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 2 की जगह सिंपली अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता, नॉर्मल सिनेरियो जो भी डिस्कस किया था, तो सिंपली ये ऐसे ही काम करेगा। जनवरी के अगेंस्ट जो हमारी फेब की वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और फेब के अगेंस्ट मार्च की वैल्यू उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और मार्च के अगेंस्ट नल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितनी भी हमारी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ मैं ऑफसेट मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 की जगह मैं यहाँ 3 दे देता, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों में, क्योंकि 3 के बाद मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, सब्सिक्वेंट रो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तीनों में ही मेरी नल वैल्यू आ जाती। तो ये है जब मैंने ऑफसेट 1 दिया, ये है जब मैंने ऑफसेट 2 दिया, एंड ये है जब मैंने ऑफसेट 3 दिया। तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। भाई मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको इसका, तो बेसिक आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू। तो डिफॉल्ट इन द सेंस अगर हम यहाँ पे नल नहीं चाहते, अगर मान लीजिए कोई हमारी सब्सिक्वेंट रो नहीं है तो वैल्यू नल आती है। तो नल की जगह अगर हम और कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं, लेट्स सपोज 0 करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉमा के बाद 0 देना होगा, तो ये वैल्यू सारी 0 आ जाएंगी यहाँ पे नल की जगह। इट इज एज सिंपल एज दैट। फाइनली हमारा पार्टीशन बाय एंड
हमारा ऑर्डर बाय, ये दोनों इंपॉर्टेंट जो हमारे क्लॉजेज हैं वो आ जाते हैं। तो पार्टीशन बाय जैसे आपको पता है पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है रिजल्ट सेट को, और उन पार्टीशंस पे ये लीड विंडो फंक्शन पर अप्लाई होगा। सिमिलरली ऑर्डर बाय क्या करेगा, सॉर्ट करने के लिए यूज होता है हमारे रिजल्ट सेट को। तो ये तो रही हमारी हमारी एक बेसिक, क्या कहूँ मैं, सिंटेक्स है लीड विंडो फंक्शन की। तो अब हम अपने बेसिक सिनेरियो के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से हमारा लीड विंडो फंक्शन काम करता है। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगा, मेरे पास एक एम्प्लॉई टेबल है। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एम्प्लॉई टेबल को, और फिर देखेंगे कि लीड विंडो फंक्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे अपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिखता हूँ एंड कंट्रोल एंटर करते हैं, तो मेरे पास एक ये टेबल आ गई है जिसके अंदर दो कॉलम है, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। एंड एम्प्लॉय नेम के अंदर हमारे पास बेसिकली इस टेबल के अंदर हमारी 3 रोज हैं, ए बी एंड सी एम्प्लॉय नेम्स हैं, एंड 10,000 20,000 30,000 हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी गिवन है। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे जो सिंटेक्स की चीज़ें थी उनको समझते हैं यहाँ पे। तो लीड के अंदर जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले देखा था, सबसे पहले एक्सप्रेशन जिसमें हम कॉलम को लिखते हैं, ऑफसेट कितनी वैल्यूज हमें आगे जाना है और फैच करा के लेके आना है, और डिफॉल्ट वैल्यू इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, एंड क्योंकि ऑफसेट देना और डिफॉल्ट वैल्यू देना इज़ नॉट मैंडेटरी, तो अभी के लिए मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा, एंड इसको हम ओवर लिख देंगे। ये मैंडेटरी होता है ओवर, एंड देन एम्प्टी छोड़ देंगे। बाकी पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय, दे आर ऑल्सो ऑप्शनल। एंड जब हम इसको रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी ऑफसेट नहीं दिया था, तो वैल्यू सिंपली शिफ्ट हो गई। जो हमारी बी की वैल्यू थी, जो हमारी नेक्स्ट रो की वैल्यू थी, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, और जो ये सी की वैल्यू थी वो बी के अगेंस्ट शिफ्ट हो गई। तो अब अगर मैं आपको, अगर अपने स्टेटमेंट थी उसको अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये कहता था टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द रो दैट फॉलोज द करंट रो। तो सब्सिक्वेंट वैल्यूज को ये यहाँ पे फैच करा के ले आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्सिक्वेंट वैल्यू जो 20,000 थी वो 10,000 के आगे, जो वो ए के अगेंस्ट ले आया, और जो 30,000 थी वो बी के अगेंस्ट ले आया। तो सब्सिक्वेंट रो की वैल्यू करंट रो के कंटेक्स्ट में ही ले आया है। तो इसका फंक्शन यही होता है कि सब्सिक्वेंट रोज की वैल्यूज को फैच करा के लेके आना, अगेंस्ट द करंट रो पुट कर देना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज लीड के आगे ऑफसेट भी दे देता हूँ 1, ऐसे करके। आप देखते हैं क्या कैसे परफॉर्म करता है। तो ये सिंपली जैसे पहले परफॉर्म कर रहा था अभी भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी जब एग्जांपल आपको दिखाया था, जब हम 1 लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं है, इट इज़ 1। और अगर हम इसको एम्प्टी भी छोड़ देंगे तब भी वो एक ही तरीके से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे अभी आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं आया है। पर अगर मैं ऑफसेट को 1 के जगह अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, अब आप देखिए, अब 2 के अंदर क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट रो को फैच नहीं करा के आ रहा है, ये सी जो हमारी रो थी, जो एम्प्लॉय नेम सी के अगेंस्ट सैलरी थी उसको फैच कराया और पुट कर दिया अगेंस्ट द करंट रो दैट इज ए। उसके बाद सी के बाद तो कोई रो ही नहीं थी, हमारी डी ई कोई भी रो नहीं थी। तो उसलिए क्या हुआ कि जो बी और सी थे उनके अगेंस्ट नल आ गई। अब अगर मैंने बताया था अगर आपको ये नल नहीं दिखाना है और आपको कोई और वैल्यू लेट सपोज 0 दिखानी है, तो अगर मैं कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं हम नल की जगह यहाँ पे 0 आ गया है, ये वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई है। तो इसी तरीके से सिंपली हमारा जो लीड विंडो फंक्शन होता है वो काम करता है। अगर आप 2 देंगे तो सब्सिक्वेंट जो सेकंड रो होगी उसमें से ले आएगा, 1 दे देंगे तो नेक्स्ट रो से ले आएगा। अगर मैं इसे मान लीजिए अगर इसको 2 के बजाय इसको 3 दे देता, अब देखिए, तो मेरी डी तो कोई रो ही नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब में 0 वैल्यू आ गई। जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं आई नेक्स्ट रो से, क्योंकि जो डी रो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, सी के बाद तो सब्सिक्वेंट रोज ही नहीं है। तो क्या हुआ कि सबके अंदर ये 0 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इसी तरीके से लीड विंडो फंक्शन सिंपली काम करता है। अब ये तो रहा फ्रेंड्स बेसिक सिनेरियो। अब एडवांस सिनेरियो की जब हम बात करते हैं, एडवांस सिनेरियो के अंदर हमें कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं, जैसे कई बार हमें टाइम सीरीज डेटा आ जाता है हमारे पास,
जिसके अंदर हमारे को चेंजेस निकालने होते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे को ओवरलैपिंग चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो ऐसे कुछ सिनेरियोज में हम अपने लीड विंडो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे एक सिनेरियो जिसके हम अंदर हमारे को ओवरलैपिंग टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे यूजिंग दिस लीड विंडो फंक्शन। अब एक बार हम अपने एडवांस सिनेरियो को देखते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने प्रोजेक्ट टास्क शेड्यूल जो है ये एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसके थ्रू मैं आपको डेटा सेट दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है फ्रेंड्स, कुछ टास्क लिए हुए हैं। एक हमारे पास प्रोजेक्ट था, कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग मेरे ये टास्क थे। दीज आर टास्क 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास 5 टास्क थे। प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए मेरे को इन 5 टास्क को कंप्लीट करना होगा। अब ये जो टास्क थे इनके नेम थे टास्क ABCDE। आप जब रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो इन टास्क के नाम, रियल टास्क जो होते हैं वो नाम यहाँ पे आ जाएंगे। पर मैंने एक हाइपोथेटिकली अभी इस सिनेरियो के लिए टास्क ABCDE ऐसे करके लिखे हुए हैं यहाँ पे। और जो बाद के 2 कॉलम्स हैं वो हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट, जो ये बता रहे हैं कि टास्क A 1 जनवरी को शुरू होगा और 5 जनवरी तक जाएगा। टास्क B जो है वो 4 जनवरी को स्टार्ट होगा और 10 जनवरी तक जाएगा। एंड टास्क C है वो 9 जनवरी को स्टार्ट होगा एंड 15 जनवरी तक जाएगा। कुछ इस तरीके से डेटा गिवन है हमारे पास मल्टीपल टास्क का। अब हमारे को जो क्वेश्चन आता है, हमें जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है, हमें ओवरलैपिंग डेज आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे टास्क के। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग डेज कितने हैं टास्क के बीच में उसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। अब ओवरलैपिंग डेज का मतलब क्या है, अब आप यहाँ देखिए कि टास्क ए जो है वो 5 जनवरी को खत्म होना था, पर उससे पहले ही टास्क बी वो 4 जनवरी को स्टार्ट हो गया है। यानी ये टास्क जो है पैरेलली रन कर रहे हैं। टास्क बी जो है वो 10 जनवरी को खत्म होना था, पर टास्क सी जो है वो 9 जनवरी को ही स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टास्क हैं ये पैरेलली रन हो रहे हैं। अब जो ये ओवरलैपिंग डेज आइडेंटिफाई करने की एक्टिविटी होती है ये रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करना होता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा रिसोर्स है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे टास्क ए और बी दोनों में है। मान लीजिए दोनों टास्क में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो किस तरीके से उसके जो टाइम है उसके एलोकेशन को प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, उसके लिए हम ये ओवरलैपिंग डेज का कॉन्सेप्ट जो होता है या फिर मैं कहूँ ओवरलैपिंग डेज जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अभी तो ये मिनिमल टास्क है, मैंने 5 ही टास्क ले रखे हैं। अब यही अगर बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा तो टास्क के सब टास्क भी हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, वहाँ पे मल्टीपल टास्क बनेंगे, तो उनके बीच में भी ओवरलैपिंग जो हमारे को डेज हैं वो आइडेंटिफाई करने होंगे, जिससे उसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे जो रिसोर्सेस होंगे इनकी एलोकेशन जो होगी वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। कोई ऐसा ना हो कोई रिसोर्स ओवर बर्डन हो जाए या फिर कोई रिसोर्स जो है वो अनएलोकेटेड रहे या अनयूटिलाइज्ड रहे। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरलैपिंग डेज निकालने के लिए टास्क के बीच में एक क्वेरी लिखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अपने लीड विंडो फंक्शन का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेरी को उठा लाता हूँ अपनी, ओके, एंड इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने लीड विंडो फंक्शन को यहाँ लिख देंगे एंड लीड विंडो फंक्शन में हम अपने एक बार स्ट्रक्चर को देख लेते हैं टेबल के। एंड मेरा प्रोजेक्ट टास्क शेड्यूल कॉलम्स, ओके, लीड स्टार्ट डेट के बेसिस पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ओके, ओवर यहाँ दे देंगे एंड ऑर्डर बाय बी मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट के बेसिस पे दे दूंगा। सिंपली ऑर्डरिंग हम स्टार्ट डेट के बेसिस पे कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड लीड विंडो फंक्शन में हम स्टार्ट पे लगा रहे हैं। एक बार इसका हम
आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे, तो रन करके ओके। तो सिंपली जो हमारी वैल्यू थी, ये जो टास्क बी का स्टार्ट डेट था वो करंट रो के अगेंस्ट यानी टास्क ए के अगेंस्ट आ गया है। सिमिलरली टास्क सी की वैल्यू टास्क बी के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आ गया, और टास्क ई के अगे बाद कोई भी क्योंकि रो नहीं थी तो यहाँ पे नल आ गया है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका नेम भी दे देंगे एज नेक्स्ट टास्क स्टार्ट डेट, ऐसे करके नाम दे देंगे। एंड फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्स्ट्रा आवर मिनट सेकंड की जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन को अफेक्ट करेंगे, रॉन्ग आउटपुट देंगे, तो हम इनको भी हटा देंगे। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे डेट लिखना होगा, एंड इसको अगर मैं एनकैप्सुलेट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा जो आवर मिनट्स आ रहे थे ये हट गए हैं। तो अब एक बार हम अपने ओवरलैपिंग डेज जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, इस सिनेरियो के रिगार्डिंग, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये जो डेट है यहाँ से इसके अंदर मैं एंड डेट लिख दूंगा। इसके बाद मेरे को एक कॉमा लगाना होगा, परफेक्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरी इस को उठा के यहाँ पे लिख दूंगा। बेसिकली एंड डेट में से ये करेंगे हम माइनस, एंड यहाँ पे एक बार हम इसको +1 कर देंगे एज ओवरलैपिंग डेज, इस तरीके से लिख देंगे। अभी मैं बताऊंगा ये मैंने क्यों किया है, ओवरलैपिंग डेज, एंड इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो अब हमारे पास ओवरलैपिंग डेज यहाँ पे आ गए हैं। अभी मैं सारी चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो ये एंड डेट मैंने क्यों लिया, डेट फंक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि एंड डेट के आगे ये एक्स्ट्रा आवर मिनट्स जो आ रहे थे 0 0 में, इसको एलिमिनेट करने के लिए, ताकि आउटपुट अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने डेट फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें से मैंने माइनस कर दी है वैल्यू नेक्स्ट टास्क की स्टार्ट डेट की, क्योंकि हमारी 5 जनवरी बड़ी है और ये छोटी है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है। तो लीड डेट स्टार्ट डेट ये जो वैल्यू है इसको माइनस कर दिया हमने एंड डेट में से। बेसिकली ये जो नेक्स्ट टास्क स्टार्ट डेट है इस वैल्यू को मैंने माइनस किया है एंड डेट में से। एंड फाइनली +1, इस कंसेप्ट का फंडा क्या है, तो जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो जो हमारा टास्क बी था, हमारा जो टास्क बी था वो स्टार्ट हो गया था 4 जनवरी को, और टास्क ए फिनिश हुआ है 5 जनवरी को। तो जो टास्क बी एंड टास्क ए, इन दोनों के जो ओवरलैपिंग डेज थे वो 2 थे। क्यों? क्योंकि एंटायर 4 जनवरी दोनों टास्क ओवरलैप कर रहे थे, एंड 5 जनवरी, तो इन दोनों दिन जो थे हमारे टास्क ओवरलैप कर रहे थे, इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पे 2 आई है। सिमिलरली टास्क बी और सी में अगर हम देखें तो वैल्यू 2 है। क्यों? क्योंकि एंटायर 9th ऑफ जन एंड 10th ऑफ जनवरी, 2 दिन तक हमारे ये टास्क बी और सी ओवरलैप कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये जो वैल्यू थी ये +1 यहाँ पे लिखा, ताकि हम ये जो वैल्यू थी उसको 2 लेके आ सके, 1 ना हो। क्योंकि अगर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते तो ये वैल्यू 1 आती, तो क्योंकि हमने तो ओवरलैपिंग डेज 2 थे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे +1 को ऐड किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब क्या है बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो ओवरलैपिंग डेज निकल आए हैं, अब बात आती है कि इस तरीके के सिनेरियोज को हमने ये अपनी क्वेरी लिख ली, आउटपुट डिराइव कर लिया, पर अभी हमें एनालिसिस ड्रॉ करना है अपने इस आउटपुट से। अब इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस तरीके के आउटपुट से ओवरलैपिंग डेज निकालने से मेरे को क्या एडवांटेज हुआ। सबसे पहला एडवांटेज ये हुआ कि मैं ये देख पाया कि मेरे टास्क डी और ई, इनके बीच में मेरे 3 ओवरलैपिंग डेज थे। तो मेरे को ये मेक श्योर करना है कि जो रिसोर्सेस हमारे टास्क डी और ई में काम करने वाले हैं उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर ढंग से हो। कोई अगर कॉमन रिसोर्स है जो दोनों टास्क में काम करेगा, उसकी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, अदरवाइज वो ओवरबर्डन हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 3 ओवरलैपिंग डेज हैं।
दोनों टास्क के बीच में, टास्क डी एंड ई। तो फर्स्ट तो ये कंक्लूजन हुई। सेकंड कंक्लूजन ये हुई कि हमारे जो बजट होगा उसको भी हमें मेक श्योर करना है, इस तरह से एलोकेट करें कि जहाँ पे ओवरलैपिंग डेज हैं वहाँ पे हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को एलोकेट करें, जिस तरीके से बेस्ट हम कर सकते हैं उस तरीके से हम वहाँ पे एक्स्ट्रा बजट लगा के रिसोर्स को लेके आएँ और उनको वहाँ पे एलोकेट करें। तो इस तरीके से मल्टीपल सिनेरियोज में हम ये वाला जो यूज केस होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जब रियल वर्ल्ड में काम करेंगे तो कुछ इसी तरीके के सिनेरियोज आते हैं, को इसी तरीके के रियल वर्ल्ड यूज केसेस को सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगी आपको तो उससे एडवांटेज ये होगा कि आप जो आउटपुट डिराइव करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ईजिली आप लिख पाएंगे, और उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। कहने का मतलब है किस विंडो फंक्शन का यूज़ होगा, किस तरीके से आपको क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ये सारी चीज़ें आप पहले ही लिख लेंगे। और वहाँ पे जब आपको ये चीज़ें एक बेसिकली माइंड मैप बन जाएगा, उस माइंड मैप की हेल्प से आप आउटपुट को डिराइव कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये लीड विंडो फंक्शन का कॉन्सेप्ट, ये सिनेरियो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो रैप करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।